नमस्कार, मैं परमिला सिंह। आज हम बात करेंगे वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में जो जो रायबरेली की हमारी यहाँ लखनऊ से सटी है रायबरेली सीट, जहाँ से सोनिया गांधी जी सांसद हैं। आज हम बात करेंगे रायबरेली के सियासी समीकरण पे। वहाँ जहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं। आज हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव जी। रायबरेली की एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सियासी इतिहास में आप सबका स्वागत है। आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें समर्थन करिए। रायबरेली लोकसभा सीट कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ के सियासी गलियारे से गुजरता है और इसको पूरी तरह से चरितार्थ करती है लखनऊ से सटी रायबरेली लोकसभा सीट के समीकरण, उसके इतिहास। जी हाँ, रायबरेली लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई और पहले डुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। दो पार्लियामेंट कैंडिडेचर पार्लियामेंट का चुनाव जीतते थे। सबसे पहले रायबरेली से फिरोज गांधी लोकसभा का चुनाव जीतकर कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते और डॉक्टर लोहिया ने यहां से नंद किशोर नाई को चुनाव मैदान में उतारा था। और नंद किशोर और फिरोज गांधी का चुनाव पूरे देश की सियासी फिजा में एक रोमांच पैदा किया था। बहुत ही चर्चित चुनाव था 1952 का। 1957 में फिर फिरोज गांधी लोकसभा का चुनाव रायबरेली सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीते। ये वही फिरोज गांधी थे जो देश की सर्वोच्च पंचायत में पंडित नेहरू से अपने व्यंग बाणों के लिए जाने जाते थे। मुद्दों की सियासत के लिए जाने जाने वाले फिरोज गांधी कई मुद्दों पर पंडित नेहरू से अपनी ही पार्टी के संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री से भिड़ जाया करते थे। 1960 में उपचुनाव हुआ फिरोज गांधी के निधन के बाद और गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति आरपी सिंह यहां कांग्रेस की टिकट से बाई इलेक्शन जीते। 1962 आते आते दलित नेता बैजनाथ कुरील ने कांग्रेस की अगवानी की और कांग्रेस के सिंबल पर वो लोकसभा का चुनाव जीते। 1971 भारतीय राजनीति का यादगार चुनाव। इस चुनाव में राज नारायण जनता पार्टी से चुनाव लड़ने पहुंचे और कहा जाता था कि राम सेवक यादव और राज नारायण की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था। राज नारायण यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन आपातकाल की नींव भी इसी पार्लियामेंट के चुनाव से पड़ी। 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान संशोधन के नाम पर चुनाव रद्द कर दिया और यहीं से आपातकाल की नींव पड़ गई। जैसे कहा जाता है यहाँ पे सविता अम्बेडकर भी यहाँ पे चुनाव लड़ी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का चुनाव उस समय कैसा था? देखिए, 1971 में जो मैं बात कर रहा था, 1971 में जो इलाहाबाद कोर्ट ने जब निरस्त कर दिया तो इसके बाद इंदिरा गांधी दूसरा उपचुनाव लड़ी चिकमंगलूर। ये कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ी और बड़ा चर्चित नारा था कि एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और यहाँ से बाय इलेक्शन जीत के इंदिरा गांधी देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंची। और 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी का वातावरण था, राज नारायण जी ने इंदिरा गांधी को चुनाव मैदान में रायबरेली से हराया। और ये एक अभूतपूर्व घटना थी भारतीय राजनीति की कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट इंदिरा गांधी खुद राज नारायण से चुनाव हार गई। ये बड़ी घटना थी। 3 साल सरकार चली और 1980 में जब उपचुनाव हुए तो 1980 में इंदिरा गांधी से मुकाबला, जो आपने कहा, राजमाता सिंधिया जो गुना से लगातार चुनाव लड़ती रही, ग्वालियर और चंबल संभाग में जिनका मजबूत आधार रहा, जनसंघ जनता पार्टी के टिकट पर वो बाई इलेक्शन लड़ने पहुंची और इंदिरा गांधी से फिलहाल वो चुनाव हार गई। और 1984 में इसके बाद इंदिरा गांधी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और गांधी परिवार के ही सदस्य अरुण नेहरू ने उपचुनाव लड़ा। और इस उपचुनाव में जो आपने कहा, जनेश्वर मिश्रा जो मुलायम सिंह के भी नज़दीकी थे और उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं देश की सियासत में जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, जनेश्वर मिश्रा यहाँ उपचुनाव लड़े और चुनाव हारे। अरुण नेहरू से चुनाव हारे और 1984 में
जो चुनाव हुआ और एक सहानुभूति की बड़ी लहर थी पूरे देश में। 1984 के चुनाव में पूरे देश में 414 सीटें कांग्रेस जीती थी और उस चुनाव में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी सविता अंबेडकर, जो आपने कहा लोक दल से चुनाव लड़ने पहुंची और बड़े जबरदस्त चुनाव हुआ ये। और ये कहिए कि रायबरेली ने एक तरह से अपोजिशन को यूनाइट होने का प्लेटफॉर्म दिया। संयुक्त विधायक दल 1967 में पहली बार इंदिरा गांधी यहाँ से, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा थी, जब वो प्रधानमंत्री बनी, और 67 में जहाँ से संयुक्त विधायक दल की नींव पड़ी, संयुक्त विधायक दल की 11 राज्यों में सरकारें बनी। और उसके बाद 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया और उसके बाद अपोजिशन के कई दिग्गज नेता, जिसमें सविताबाई अंबेडकर और राजमाता सिंधिया और जनेश्वर मिश्रा जैसे तपे तपाए योद्धा रायबरेली में लड़े, तो जिससे अपोजिशन की एक मजबूत नींव पड़ी। और जो 1989 से लेकर के और आज तक आप देख रहे हैं, फिलहाल गैर कांग्रेसवाद की जगह अब भारतीय राजनीति में गैर भाजपावाद का प्रयोग हो रहा है। और 1989 में जब पूरे देश में जनता दल की लहर थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, कांग्रेस ने यहाँ अपने परिवार से ताल्लुक रखने वाली, जो रिश्ते में मामी थी इंदिरा गांधी की, शीला कौल चुनाव मैदान में उतरी और जनता दल कांग्रेस से चुनाव जीती। 1991 में फिर शीला कौल यहाँ से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीती, लेकिन 1996 आते आते यहाँ नज़ारा बदल गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंह, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे अखिलेश सिंह जी के भाई, उनको चुनाव मैदान में उतारा। और जनता दल ने इस समय राष्ट्रीय जनता दल के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक सिंह रामपुरी को चुनाव मैदान में उतारा। नाम को लेकर के जबरदस्त सियासत हुई, अशोक सिंह बनाम अशोक सिंह। इस चुनाव में बाबूलाल लोधी को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा था। यहाँ से बीएसपी ने मजबूती से चुनाव लड़ने की शुरुआत किया रायबरेली में। और 1996 में जो ये चुनाव था, यहाँ गांधी परिवार के नज़दीकी यानी शीला कौल जी के बेटे विक्रम कौल चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो गई, मतलब बहुत नींव पड़ी। और जो 1989 से लेकर के और आज तक आप देख रहे हैं, फिलहाल गैर कांग्रेसवाद की जगह अब भारतीय राजनीति में गैर भाजपावाद का प्रयोग हो रहा है। और 1989 में जब पूरे देश में जनता दल की लहर थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, कांग्रेस ने यहाँ अपने परिवार से ताल्लुक रखने वाली, जो रिश्ते में मामी थी इंदिरा गांधी की, शीला कौल चुनाव मैदान में उतरी और जनता दल कांग्रेस से चुनाव जीती। 1991 में फिर शीला कौल यहाँ से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीती, लेकिन 1996 आते आते यहाँ नज़ारा बदल गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंह, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे अखिलेश सिंह जी के भाई, उनको चुनाव मैदान में उतारा। और जनता दल ने इस समय राष्ट्रीय जनता दल के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक सिंह रामपुरी को चुनाव मैदान में उतारा। नाम को लेकर के जबरदस्त सियासत हुई, अशोक सिंह बनाम अशोक सिंह। इस चुनाव में बाबूलाल लोधी को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा था। यहाँ से बीएसपी ने मजबूती से चुनाव लड़ने की शुरुआत किया रायबरेली में। और 1996 में जो ये चुनाव था, यहाँ गांधी परिवार के नज़दीकी यानी शीला कौल जी के बेटे विक्रम कौल चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो गई। मतलब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के दोनों अशोक सिंह में चुनाव इतना मजबूती से हुआ। और उसके बाद 1998 में यहाँ कैप्टन सतीश शर्मा, उसके बाद 1998 का जो चुनाव था, यहाँ पर भी एक तरह से स्थितियां फिर बदल गई और यहाँ जमानत जब्त दीपा कौल की भी हुई और विक्रम कौल की भी हुई। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 96 और 98 के आसपास ऐसा समय आया जब कांग्रेस इस पार्लियामेंट में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई। कैप्टन सतीश शर्मा 98 में यहाँ चुनाव लड़ने पहुंचे, चुनाव जीते और 1999 में फिर कैप्टन शर्मा जीते। और यहाँ से 1998 से ही समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही मुलायम सिंह यादव, जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, मुसलमानों को साध कर उनको लगता था कि अवध की इस पट्टी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ किया जा सकता था। 1998 में गजाधर सिंह, जो डलमऊ से विधायक हुआ करते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने 1998 में चुनाव लड़ाया। सुरेंद्र बहादुर सिंह को चुनाव लड़ाया 96 में और 98 में
गजाधर सिंह को चुनाव लड़ाया और फिर राजकुमार को चुनाव लड़ाया। यहाँ समाजवादी पार्टी ने 3-3 चुनाव लड़ा। और मैं मानता हूँ कि जब से वॉकओवर की पॉलिटिक्स शुरू की है समाजवादी पार्टी ने, इस पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना होने के नाते एक तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन रुक जाता है, दूसरा बैकवर्ड खासकर यादव कुर्मी मतदाताओं, लोधी मतदाताओं का जो समाजवादी मानसिकता का मतदाता है उसका ज़्यादातर वोटिंग टर्नआउट कांग्रेस के पक्ष में जाता है। कांग्रेस के लिए बहुत ही मजबूत मनोवृत्ति बनती है। और इसके 2004 में यहाँ से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोनिया गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अशोक सिंह से हुआ, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी से एमपी हुआ करते थे। और ये चुनाव सोनिया गांधी ने भारी मतों से जीता। 2009 में सोनिया गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजकुमार से हुआ और इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हनुमान विनय कटियार को चुनाव लड़ने भेजा था। 2014 में सोनिया गांधी का मुकाबला बीएसपी के आरएस कुशवाहा से हुआ और सोनिया गांधी फिर लोकसभा पहुंची। और 2019 में यहाँ पर अजय अग्रवाल, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, भाजपा के कैंडिडेट थे, उनसे चुनाव में 2014 में अजय अग्रवाल का मुकाबला हुआ और सोनिया गांधी पार्लियामेंट का चुनाव जीती। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी समाजवादी पार्टी और कभी कांग्रेस के मजबूत नेता हुआ करते थे, इस जिले में चुनाव हरा करके सोनिया गांधी लोकसभा पहुंची। बीएसपी के परवेज सिंह ने भी यहां पर 2019 का चुनाव लड़ा था। इस तरह राजेश यादव। अभी 2024 का चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ पे? सोनिया जी लड़ रही हैं या प्रियंका जी लड़ रही हैं? देखिए, सोनिया जी के राज्यसभा में जाने के बाद और एक बहुत ही भावुक पत्र सोनिया गांधी ने रायबरेली के मतदाताओं को लिखा है। और चर्चा ये है कि विरासत की जो सियासत है रायबरेली में, प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं या गांधी परिवार के कोई नज़दीकी व्यक्ति को यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव उतारती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जो समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी दिनेश प्रताप सिंह या मनोज पांडे किस पर दांव लगाएगी। फिलहाल जो 5 विधानसभा सीटें हैं, ऊंचाहार, बछरावा, सरेनी, हरचंदपुर और रायबरेली में एक जमाने में लगातार कांग्रेस के विधायक रहे, लगातार 5 बार विधायक रहे। अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह भाजपा की विधायक हैं। हरचंदपुर से शिव गणेश लोधी के बेटे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यहाँ बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एक तरह से सेंटर है हरचंदपुर। और सरेनी से देवेंद्र प्रताप सिंह महाराज सरेनी यहाँ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। बछरावा कांग्रेस के कोटे में और ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे। तो जो विधानसभा के नतीजे रहे वो साफ साफ मजबूती बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। मनोज पांडे के जाने के बाद दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह, ये जो 3 राजनीतिक परिवार हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद, और खासकर प्रतापगढ़ जहां पर एक जमाने में अपना दल का मजबूत प्रभाव था, रायबरेली में अनपुरिया पटेल का भी कुर्मी मतदाताओं में दखल, निश्चित तौर पर यूपीए गठबंधन के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की जिस तरह से वॉकओवर की पॉलिटिक्स है, निश्चित तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रह सकता है। फिलहाल मुद्दों की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जो 16 सीटें अपोजिशन के खेमे में आई थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अब कांग्रेस का कैंडिडेचर कौन होगा ये भविष्य के गर्भ में है और बहुत जल्द इस पर अनाउंसमेंट होने की संभावना है। उसके बाद ही पत्ते साफ होंगे और बीएसपी के कैंडिडेचर पे भी मतदाताओं की नजरें लगी हुई हैं। आज के सियासी इतिहास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सियासी इतिहास के साथ। नमस्कार।